हूँ वहां पे। और उसमें जैसा अपन कोई अनाज सुखाते हैं उस तरह से जैसी ताड़पत्री रहती उस तरह से उन्होंने ताड़पत्री लिया और बीच में उन्होंने नीचे में जो कटा हुआ कचरा जो बारीक किया हुआ पत्तों का कचरा था उसको डाला, उसके ऊपर गोबर डाला, फिर कचरा, फिर गोबर, और इस तरह से करीबन 2 फीट की ऊंचाई किया उन्होंने। और ऊंचाई करने के बाद में जैसा अगर अपन शाम को सुखाने के बाद में अनाज ताड़पत्री लपेट देते हैं उस तरह से उन्होंने लपेट दिया। और ऊपर में 2 बाय 2 फीट की जगह रखी जिसमें कमची की लकड़ी से उन्होंने उसको ऊपर कर दिया। और ऊपर में जो हरी जाली होती है जो अपन दुकान में लगाते हैं मच्छरदानी जैसी, वैसी वहां पे उसमें लगा दी ताकि पंछी वो उसमें जो गोबर में जो डाले हैं ये अर्थवर्म वगैरह डालने के बाद में उन्होंने लपेटा उसको। और उसके बाद में ऊपर में हरी जाली लगा दी। और उनका कहना था कि उसमें सिर्फ सवेरे और शाम हम छिड़काव देते हैं पानी का और जिसमें 50 दिन में खाद बन जाता है। मैं हैरान था कि उन्होंने इस तरह से सीरीज में 2-2 दिन के अंतर से 25 प्लॉट लगा दिए थे, एक के बाद एक के बाद एक। और उनका कहना था ये हमारी फैक्ट्री है कि 50 दिन में खाद बन ही जाता है। 50 दिन के बाद पहली जो है उसको हम खाली कर देंगे और फिर से नए सिरे से भर देंगे। और उनके पास करीबन 40-50 देसी गायें थी और पूरा आजू बाजू में जंगल था जहां से वो पत्तियां जमा करने के लिए उन्होंने लेबर्स रखे थे। और उन पत्तियों को काट के उसको चूरा करना, और चूरा करके मैंने जिस तरह से समझाया उस तरह से वो बनाते थे। उनका कहना था कि इस तरीके से मतलब जो कुछ 3,000 रुपए का वो जो हर मतलब गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान में मिलता है कि और 2 बाय 10 फीट का या 2.5 बाय 10 फीट का उसको लेने की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है जरूरत, किसान इस तरह से बना सकता है। और वो उन्होंने बताया कि इस तरह से करीबन 1 साल से वो बना रहे हैं और अभी 3 साल हो गए समझो। तो निश्चित रूप से और जो भी खाद बनता है उस खाद को फिर 2 किलो 3 किलो इस तरह से पैकिंग में या 1 किलो के पैकिंग में वो नागपुर शहर में बेचते हैं और उस तरह से वो काफी मुनाफा पाते हैं। तो ये वर्मी कंपोस्ट बनाने का आसान तरीका एक जो हमने देखा बड़े पैमाने पे वो हम बताना चाहते थे। दूसरा बिंदु था कि वर्मी वाश के लिए रावत जी ने जो कल संकल्पना दी निश्चित रूप से बहुत वैज्ञानिक तरीके से है। हाँ, उसमें किसान जो 2-3 किसानों से मैं मिला जो बड़े पैमाने में वर्मी वाश बनाते हैं, उनका कहना था कि ऊपर में जो 4-5 लीटर की जो मटकी या घाघर या कोई भी अपन कंटेनर बांधते हैं उसकी जरूरत नहीं है, सवेरे और शाम उसको छिड़काव दे देवे। उनका कहना था, हमने बोला भाई आमतौर पर तो ऊपर में मटका बांधा जाता है जिसमें मतलब एक रस्सी बांधी जाती है और टपकने के लिए टपक टपक करता है। उनका कहना था कि उसमें एक स्थिति ऐसी आती है कि पानी ही डायरेक्ट नीचे में आता है। तो वैसा करने के अलावा सवेरे और शाम को हम छिड़काव यदि दे देते हैं तो निश्चित रूप से जो वर्मी वाश आएगा कम आएगा लेकिन वो असली आएगा और कॉन्सेंट्रेटेड आएगा। कंटिन्यूअसली अगर टपकने की स्थिति रही तो निश्चित रूप से उसमें वर्मी वाश डाइल्यूट आता है, कभी आता भी नहीं है, यह स्थिति बनती है। तो इस सुझाव जो था 2-3 किसानों से हमने देखा जो बड़े पैमाने में बनाते हैं, उनका कहना था कि भी बाकी तो स्थिति वैसी रहे लेकिन ऊपर में हंडी बांधने की जरूरत नहीं है, सवेरे और शाम सिर्फ उसको भिगा दिया जाए, उसको उसमें नमी बनी रहे ऐसी स्थिति की जाए। ये दूसरा सुझाव मतलब जो ऑब्जर्वेशन था वो मैं किसानों के या सदन के सामने ये रखना चाहता हूँ। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो कल चर्चा में आया था या परसों भी चर्चा में आया था कि अगर हम वर्मी कंपोस्ट को रेगुलर यूज करते हैं तो कुछ हेवी मेटल्स की संख्या कम होती है जो पौधों के ग्रोथ के लिए बढ़ने के लिए आवश्यक होती है। मैंने कल करीबन 50-60 साइंटिफिक पेपर देखे, कल मैं वही काम करते रहा कि भाई इसकी खोज तो किया जाए, कि कहीं तो देखा जाए कि सचमुच इसके पीछे में क्या वैज्ञानिक
कारण है, नहीं है, या जो मल्टीनेशनल कंपनीज की ये साजिश है, जैसा मैंने कल भी बोला था। तो ये ढूंढने का प्रयास करने के बाद में जो तथ्य सामने आए वो मैं सिर्फ सदन के सामने रखता हूं कि जो तथ्य है कि जहां पे नॉर्मल सॉइल है, जहां पे मतलब सॉइल टेस्टिंग करके जिसमें एनपीके और जिसको हम बोलेंगे कि भी सुदृढ़ सॉइल है, जहां पे कोई भी फसल अच्छे से आ सकती है, ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स जिस जमीन में है, ऐसे सॉइल में अगर हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं और जहां पे जड़ें अंदर जाती नहीं है ऐसी फसलें लेते हैं, मतलब कि गेहूं है, बाजरा है, जिनकी जड़ें अंदर जाती ही नहीं है, या ऐसे में ही केला होता है क्योंकि केले की जड़ें अंदर नहीं जाती, मतलब जमीन में 1.5-2 फीट तक ही जाती है, ऐसे फसलों, ऐसे जो ऊपर में अंदर न जाने वाली फसलें हैं, ऐसे फसलों में पोरासिटी बढ़ती है, मतलब हवा बढ़ती है, और हवा बढ़ने के कारण से जमीन पोली होती है। और ऐसे स्थिति में यदि बारिश ज्यादा आ जाए, पानी ज्यादा आ जाए तो नमी ज्यादा होती है, और हवा अगर आती है तो ऐसे में फसलें गिरती है। इसके अलावा उस पर कोई भी दुष्परिणाम होता नहीं। एक, जिनकी जड़ें बहुत गहरी जाती है उस पर कोई भी दुष्परिणाम होता नहीं। ये दो। तीसरा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट या जो हेवी मेटल्स अपन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट के आधार पे जिसको हम बोलते हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर सही पैमाने में वर्मी कंपोस्ट बनाया गया है और 50 दिन के बाद में अगर उसको उपयोग में लाया गया है तो उसमें किसी भी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम नहीं होते। इसके लिए बहुत सारी खोज मैंने कल यानी जो भी अवेलेबल लिटरेचर था, साइंटिफिक लिटरेचर था, वो साइंटिफिक लिटरेचर को खोजा तो एक भी पेपर मुझे ऐसा नहीं मिला या एक भी वैज्ञानिक की नोट मुझे ऐसी नहीं मिली कि जिसमें कहा गया है कि भाई वर्मी कंपोस्ट का रेगुलर यूज करने से मेटल्स की संख्या जो पौधों के उपयोग के लिए चाहिए वो कम होती है, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। चौथा कि वर्मी वाश रेगुलर यूज करने से सभी फसलों को, चाहे वो फल वाले रहे, सब्जी वाले रहे या और अन्य प्रकार के अनाज रहे, उसमें भी किसी प्रकार की कमतरता आती है या उस पर कोई नुकसान होता है, ऐसा भी कोई नहीं। उल्टे तो सभी फसलों के, सभी प्रकार के फसलों को फायदा ही होता है। ऐसी जो अवधारणाएं है या ऐसे जो साइंटिफिक रिजल्ट्स है, ऐसी इस प्रकार के साइंटिफिक रिजल्ट्स मिले। बस एक ही लिमिटेशन जो बताई गई है कि अगर इनकी अर्थवर्म्स की संख्या या कीचुइन की संख्या अगर बढ़ जाती है तो वहां पे भूमि बहुत पोरस बन जाती है, मतलब हवा से सच्छिद्र बन जाती है, और हवा से सच्छिद्रता बनने से उसमें पानी ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है। तो जहां पे पानी ग्रहण करने की क्षमता अगर ज्यादा हुई और उसमें जो जड़ें होती है, जिन जड़ों को हवा चाहिए, ऐसे में अगर पानी ज्यादा दिया गया, और जहां पे जिसको अपन बदान बोलते हैं, जहां पे पानी रुकने वाली जो सॉइल है, पानी रुकने वाले सॉइल में नुकसान होता है। जैसा केले में भी हम क्या करते हैं कि उसके वाफे बनाते हैं, ताकि वहां पे पानी मुड़ना चाहिए करके, पानी रुकना चाहिए करके। तो जहां पे पानी रुकने के लिए हम स्थिति बनाते हैं वहां पे नुकसान हो सकता है, लेकिन जहां पे पानी रुकने की स्थिति नहीं है ऐसे किसी भी फसल को नुकसान नहीं होता। यह जो अध्ययन करने के बाद में जो वास्तविक बातें मेरे सामने आई, ये मैं रखना चाहता हूं। और साथ ही एक अंतिम बात कि यह इस प्रकार का यदि कहीं पे भी समझो एक आध दूसरे ने नोट लिखी भी हो, बोली भी हो कि भाई रेगुलर अर्थवर्म का यूज करने से या केचुए का यूज करने से हेवी मेटल्स की संख्या कम होती है, तो निश्चित रूप से उस पे और भी खोज करने की, और भी उसके प्रयोग करके क्या क्या सिद्धांत आए, क्या नोट्स हुई, यह देखने की चीज है। वरना यह निश्चित रूप से जो किसान स्वावलंबी बनने के तरफ का एक कदम है, वो कदम में अड़ंगा निर्माण करने की मल्टीनेशनल या फिर केमिकल प्रोडक्शन वालों की एक साजिश है। यह बोलने का जो एक मौका मिलता है वह मौका ही पक्का होता है, क्योंकि इस तरह का किसी भी अध्ययन में हमने देश के विदेश के कई प्रकार के अध्ययनों को देखा तो वहां पे ऐसा कहीं पर भी नहीं मिला
बस यही मैं सदन के सामने बात रखना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आपने आज बिल्कुल कंफर्म और क्लियर कर दिया है जो कल थोड़ी सी चर्चा हो रही थी कि बर्मी बास और बर्मी कंपोस्ट का ज्यादा प्रयोग करने से फसल को नुकसान होता है, धरती को नुकसान होता है। बिल्कुल कंफर्म है कि बर्मी बास और बर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से, केंचुए के लगातार प्रयोग से जमीन को फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। आपने बहुत स्पष्ट कर दिया। ये विषय लगभग कंप्लीट की ओर हो गया है। हमारा जो 3 दिन से लगातार बर्मी बास और बर्मी कंपोस्ट की जो विषय पर चर्चा हो रही थी, जी इसमें ओम। भाई का कोई सवाल है जी? आदरणीय सर कल शरद वर्मा रघुवंशी जी। जी सर कल रघुवंशी जी की क्लास रह गई थी सर। जी अब हाँ, तो मैं चाहूंगा रघुवंशी जी की क्लास अभी रघुवंशी जी उपस्थित हैं? एक सेकंड में देखता हूँ। अभी रामकृष्ण रघुवंशी जी नहीं है अभी क्लास में। जैसे जुड़ते हैं तब तक हम आदरणीय श्री पवन कुमार जी को सुनेंगे, और इसके बाद फिर रघुवंशी जी जब तक उनको फोन लगा लीजिए, वो उपस्थित हो जाए, उनको हम सुनेंगे। और मैं आदरणीय श्री पवन कुमार जी को निवेदन करना चाहता हूँ, कल चूंकि ये जो विषय आया था सदन में, एक विषय ये आया था कि हम सुबह योग करते हैं और किसान भाई हमारे सुबह काम रहता है उनको, तो वो क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं। ये प्रस्ताव था विक्की यादव हरियाणा से। उसमें कुछ भाई बहनों ने उनका समर्थन भी किया था। हमारा ऐसा निवेदन है सदन से कि अगर हमारे अभी 25 30 40 व्यक्ति जुड़ जाते हैं और जुड़ भी रहे हैं, लगातार ये क्लास योग के बाद आहार की क्लास चलती है। अगर हम शाम की क्लास अगर करने की मान लो विचार बनाते हैं या प्रस्ताव आता है, तो क्या कौन से किसान शाम को ये जुड़ना के इच्छुक हैं या सुबह नहीं जुड़ पा रहे हैं? हमारा ऐसा निवेदन है कि उनके कांटेक्ट नंबर अगर हमें प्राप्त होते हैं तो उनसे संवाद किया जाए। अगर 50-60 किसान ऐसे उपलब्ध हो जाते हैं तो इस पर सदन का विचार किया जाएगा, क्योंकि आगे हमें शाम को और सुबह लगाना पड़ेगा। 1 घंटा हम सुबह, 1 घंटा शाम को करेंगे। तो इस पे हम आदरणीय श्री पवन कुमार जी की सहमति और इस पे उद्बोधन, और कल की जो लगातार जो आज जो योग क्लास और सीबीएस का जो कार्यक्रम चल रहा था उस पर उद्बोधन चाहेंगे आदरणीय पवन कुमार जी। जी धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर कक्षा चली है हमारी, और योग की कक्षा भी बहुत बढ़िया चल रही है। योग कक्षाओं में देखने को मिलता है ज्यादातर 50% से ज्यादा जो हमारी कक्षाएं चली उसमें से हमारी महिलाओं, माता बहनों, उनका योगदान रहा है। बहुत सुंदर उनका योगदान रहता है। बहुत डिसिप्लिन तरीके से हमारी कक्षाएं, योग की कक्षाएं चलती हैं। तो अगर कुछ प्रस्ताव ऐसा आता है और उसमें पर्याप्त संख्या होती है कि कुछ किसान अलग टाइम पर इसको करना चाहते हैं, तो उसका निश्चित रूप से स्वागत है। लेकिन पहले उसके बारे में जो भी इच्छुक किसान हैं उनके साथ चर्चा भी कर ली जाए, अलग से चाहे मीटिंग भी कर ली जाए, तो ऐसा भी करना उचित रहेगा, जिससे कि सबको ज्यादा से ज्यादा ये जो कक्षाएं हैं ये स्वैच्छिक रूप से अलग से भी चले, और जो भावना है, ये जो इच्छा है और जो इच्छा शक्ति है और जो जो हम समय को देखते हुए उसके आधार पर भी बिल्कुल हम फ्लेक्सिबल हमें रहने की जरूरत है, और उस फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर ही इसको आगे इसका विस्तारीकरण भी इस तरह से किया जा सकता है। जो अभी तक के भूमि के ऊपर बातचीत चल रही थी और विशेषकर अर्थ फॉर्म्स के ऊपर, तो अर्थ फॉर्म एक मैं अभी एक किताब पढ़ रहा हूँ जिसका के नाम है सॉइल बायोलॉजी। सॉइल बायोलॉजी के ऊपर एक बड़ी सरल सी किताब मेरे पास थी, तो मैंने इसको पढ़ा कि जो सॉइल में बायोलॉजी कैसी होती है। तो इसमें मैं अभी ग्लॉसरी पढ़ लेता हूँ। उसमें सॉइल में क्या क्या है। आर्थ्रोपॉड है जिसके की जॉइंटेड लेग्स होते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है लेकिन जॉइंटेड लेग्स होते हैं। उसमें कीड़े मकोड़े भी होते हैं, उसमें स्पाइडर्स भी होते हैं, क्रस्टेशियंस भी होते हैं। ये है हमारे एक तरह के प्राणी जो रहते हैं अ, अ, जमीन में।
इस तरह से जो हमारे बैक्टीरिया है वो एक प्राणी हो गए, उसको उसमें भी साइनो बैक्टीरिया है जिसको पहले ब्लू ग्रीन एल्गे कहते थे, और एक्टिनोमाइसीटीज हैं जो कि वो भी एक तरह का बैक्टीरिया है। तो ये तो बैक्टीरिया हो गए। फिर हो गए हमारे फंजाई, फंगस जो होते हैं। तो फंगस भी हमारे दो तरह के हैं। सैप्रोफिटिक फंजाई जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, और एक है माइक्रोराइजल फंगाई जो कि प्लांट की रूट में पाए जाते हैं, और ये अपने जो जड़ के माध्यम जड़ों में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको पहचानने में काम करते हैं। इसके अलावा उसमें जो ग्लॉसरी है उसमें दिया है ग्रेजर, जैसे कि प्रोटोजुआ है, नोमेटोड है, माइक्रोआर्थ्रोपॉड है, जो बैक्टीरिया और फंजाई को खाते हैं। इसके अलावा माइक्रोब्स जो है, माइक्रोब्स को हम सभी चीजों में कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, और कभी कभी प्रोटोजुआ को भी हम माइक्रोब्स का हिस्सा लाते हैं। इसके अलावा है म्यूचुअलिस्ट, जो ऐसे जीवाणु हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर के एक दूसरे को सहयोग करते हुए रहते हैं, जैसे कि माइक्रोएजल फंगाई जो है अपने जड़ों के साथ मिलकर के कहते हैं, वो इसी तरह से ही है, उनको म्यूचुअलिस्ट कहा जाता है। तो इसके अलावा फिर आगे हमारे नेमाटोड। कई बार नेमाटोड को कहते हैं कि वो हानिकारक है, कुछ स्पीशीज हानिकारक भी होंगे, लेकिन ये भी पाए जाते हैं। कुछ पैरासाइट्स होते हैं चाहे जानवरों के या प्लांट्स के ऊपर, और अकेले में ये पाए जाते हैं, आग से भी ये दिख जाते हैं। और इसके अलावा प्रोटोजुआ है जिसको हम कहते हैं, वो सिंगल सेल्ड जीवाणु है, जिसमें अमोबा आता है, सीलिएट आते हैं, फ्लैजेलेट्स आते हैं। और इसके अलावा अर्थ फॉर्म्स तो आपके हैं ही इसके सब के अलावा। तो ये हमारा जो सॉइल का फूड वेब है, और इन सब की फंक्शंस अलग अलग हैं। इनको इसके अलावा और भी जैसे है कि अर्थ वॉर्म्स को कहा गया है और माइक्रो आर्थ्रोपॉड्स को कहा गया है श्रेडर है। ये रेजिड्यू और जो आपका जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटते रहते हैं, और सॉइल का स्ट्रक्चर भी ये बढ़ाते रहते हैं। और इसके अलावा हायर लेवल पर प्रेडेटर्स हैं, जैसे कि नेमाटोड भी नेमाटोड को खाते हैं, और जैसे कि उससे बड़े आर्थ्रोपॉड जैसे हैं, जैसे चूहा हो गया, श्रू हो गया, और भी जो ऐसे जानवर हैं वो क्या करते हैं, ये आबादी का नियंत्रण करने पर काम। तो इस तरह की हमारे कई सारे इसमें इस एक चम्मच मिट्टी में उतनी आबादी है जितने की पूरी धरती में मानव की आबादी है। उतनी आबादी तो एक चम्मच भर के जो मिट्टी है उसकी आबादी उतनी ज्यादा है। तो ये हमें देखना है कि हम जब इसको मिट्टी पर हम देखते हैं, हम केवल अर्थवॉर्म्स को देखते हैं, बैक्टीरिया को देखते हैं, फंजाई को देखते हैं, लेकिन इसके अलावा इनका आपस में जो अंतर संबंध है, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है, या एक दूसरे के ऊपर उनका आपस में एक दूसरे के साथ, जो मैं अभी कह रहा था कि एनर्जी का और न्यूट्रिएंट का फ्लो हो रहा है, वहां तक के तो तह में हम गए नहीं है कि कौन सी बैक्टीरिया का कौन से चीज पर किस तरह से अंतर संबंध है, निर्भरता जुड़ी हुई है। ये चीजें अभी बहुत सारे जिसने बहुत डीप स्टडी की है शायद उसी को ही इसके बारे में जानकारी होगी, लेकिन आम आदमी को और आम किसान को बहुत ज्यादा इसके बारे में अंतर संबंध के बारे में जानकारी नहीं। और इतने तरह के यहाँ पर जो है इनका एक दूसरे के साथ हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेक्शन चल रहा है। हो सकता है जानकारी का इंटरेक्शन, न्यूट्रिएंट का इंटरेक्शन, इंफॉर्मेशन का इंटरेक्शन, कुछ ना कुछ सिग्नल्स वो देते जा रहे हैं। और जब भी मिट्टी का ह्रास होता है तो उसमें से कुछ या अन्य अनेक तरह के जो ये जीवाणु हैं जिनको कि पूर्ण रूप से अधिकार है इस मिट्टी में रहने का, वो या तो नष्ट हो जाते हैं या उनकी सक्रियता कम हो जाती है। तो इस तरह से जब हम
मिट्टी का ह्रास नहीं करना है, यह भी हमें सोचना है, क्योंकि जब ह्रास का हो जाएगा तो उसका नुकसान कुल मिलाकर के मानव आदमी को ही उसका नुकसान होता है। और इस नुकसान का फिर हमें लगता है कि मिट्टी में ये ताकत नहीं है, या मिट्टी में हमें कुछ और एक्स्ट्रा डालने की जरूरत है। तो इस तरह से हमें जो भी जीवाणु हैं जो जमीन में रह रहे हैं, मिट्टी में रह रहे हैं, उनकी क्या क्या क्रियाएं हैं, उनका क्या क्या रोल है, उनका अंतर संबंध क्या होगा, और किस प्रकार से वो हम उनका कैसे उनके प्रति हम अपना योगदान कर सकते हैं कि वो सुरक्षित रहे, उनकी आबादी भी कंट्रोल रहे। इन सब विषयों पर भी शायद हमें सोचने की जरूरत है और आत्मचिंतन करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं कि जानकारी सबको सब संपूर्ण जानकारी हो जाए, लेकिन उसके बारे में अगर हम सोचें, ध्यान से सोचें और उसके बारे में चिंतन करें, और इस ध्येय से चिंतन करें कि ये मिट्टी को बचाने के लिए और उसमें रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, जो जीवाणु हैं जिनको हम देख भी नहीं पा रहे हैं, उसको करने के लिए हमारा योगदान क्या होने वाला है। हम योगदान भी हमारा होगा कि नहीं होगा, हमारा योगदान अगर होगा तो कैसे होगा, हम कैसे कर रहे हैं उसका योगदान। इन विषयों पर अगर हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं ठंडे दिमाग से, जब हम कहीं पर बैठे हों और उसमें ध्यान लगा करके उसको विचार करें और उस सृष्टि के बारे में सोचें, ये सृष्टि बनी हुई है, इसको कायम रहना है, इसको भी जिंदा रहना है। अगर हमें जिंदा रहना है, एक दूरगामी दृष्टिकोण से अगर मैं सोचता हूँ, तो हम निश्चित रूप से इस मिट्टी के प्रति हम और ज्यादा संवेदनशील होंगे, और इस पर कार्य करते हुए हम और बेहतर ढंग से अपना योगदान कर सकते हैं, ऐसा मुझे मानना है। और यह भी बताया गया है कि जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, ये ऋतु के आधार पर टेम्परेचर जब बढ़ेगा, ये कम होगा, पानी की मात्रा बढ़ेगी, फ्लडिंग हो गई उदाहरण के रूप में, या कहीं पर बर्फ गिर गई, और ऐसी जो भी जहां पर भी जो स्थिति हुई, जो विषम परिस्थितियां हैं, उसमें भी इनकी आबादी बढ़ेगी या घटेगी। तो जब हम भारत जैसे देश के जो मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पर साल भर तक टेम्परेचर कभी बढ़ता है कभी कम होता है, उस समय भी इनकी आबादी, उनकी क्रियाशीलता कम होती है, बढ़ेगी। और इस तरह से ऐसा एक अनुकूल माहौल अगर पैदा होता है किसी के लिए, तो उसमें वो अच्छी तरह से रहेगा। लेकिन ये जो ऋतु है, इसका प्रभाव भी अच्छा है, क्योंकि उसी की वजह से कई बार पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो जाती है, कोई चीज ज्यादा बढ़ रही है तो कम हो जाती है, फिर से सृष्टि को। और भारतवर्ष में विशेष रूप से जितने भी हमारे मौसम है, उसमें हर एक ऋतु का अपना उमंग है, उल्लास है, जो कि बाकी देशों में उतना देखने को नहीं मिलता है। तो ये हमारी विशेषता है, ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस देश में हैं और इस देश की मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और इस देश की मिट्टी में और इसके पर्यावरण में, इसके वातावरण में जो विशेषताएं हैं, वो कहीं और नहीं है। और इस वजह से क्योंकि संदर्भ मिट्टी का है, तो इस मिट्टी को बचाने के लिए और इस पर काम करने के लिए और इसके बारे में स्वयं अपना चिंतन करने के लिए, क्योंकि ये जो चिंतन की मैं बात कर रहा हूँ, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये फूड वेब का हिस्सा भी हम इसको मानते हैं कि ये जो वेब है, इसका जो ताना बाना है, ये जो प्रकृति का जो ताना बाना है, ये प्रकृति का ताना बाना में जो मिट्टी में प्रकृति का ताना बाना है, इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी भी है और सबसे ज्यादा जटिल भी, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्य यहीं पर ही हो रहा है। तो इस ताने बाने को हमने समझना है, और इस ताने बाने को समझते हुए इसके प्रति संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए हमें आगे काम करना है। हमें अपना जो भी हम प्राकृतिक कहें, जैविक कहें, केमिकल मुक्त कहें, कुछ भी खेती कहें, उस चीज को समझते हुए हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपना योगदान दे पाएंगे धरती माता के। मुझे आज इतना ही कहना है। सभी से नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय श्री पवन कुमार जी, आपने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा मिट्टी का जीवन में, खेती में बहुत महत्व है। और हमारी धरती माता में जो आपने बताया कि एक चम्मच में हमारी जनसंख्या विश्व की है, वो उसमें समाहित है।
बहुत बहुत शादीवाद आपको, आपका मार्गदर्शन इसी प्रकार का मिलता रहे। और ऐसा आपने वो भी स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जो भाइयों का जो प्रस्ताव था, हमारे किसान भाई अगर उनके साथ मीटिंग करें, उनसे संवाद, किसान सहमत हैं तो उनकी सुविधा, कृषि अनुसंधान परिसर हरिद्वार के लिए तैयार है, हर व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए तैयार है। किसान की छोटी से छोटी समस्या का समाधान हमारे सभी आदरणीय वैज्ञानिक बिल्कुल उपस्थित हैं। इस भाव के साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, जो हमारे पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक जैविक खेती के ट्रेनर भी हैं और पीजीएस ग्रुप के लीडर भी हैं और मास्टर ट्रेनर हैं। और हमें गर्व है इन पर, चूँकि इन्होंने किसान 1-2-10-2-4 एकड़ 82 एकड़ का एक फार्म हाउस पूर्ण जैविक, जिसमें सभी विकल्प दिए हैं, गाय पालन से लेके मधुमक्खी पालन से लेके सारे विकल्प उन्होंने तैयार किए हैं। दूसरा, इन्होंने लगभग 10-15 एकड़ का एक निरखी में, एक सैनी में और विभिन्न जगह इन्होंने लोगों को प्रेरणा दी है। इन्होंने वृक्षारोपण कराया है, फलदार पौधों का किसानों को समृद्ध बनाने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे हमारे किसान भाई आदरणीय रघुवंशी जी, आपने वर्मी कंपोस्ट खाद बना करके भी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है इस विभिन्न प्रकार के। तो मैं चाहूँगा, कल आपका प्रस्ताव आया था कि सदन में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आएँ और हमारे किसान भाइयों को। रामकृष्ण रघुवंशी जी तक मेरी शायद आवाज पहुँच रही हो। जी 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 पहुँच रही है जी। स्वागत जी है। गुरुदेव, सदन को प्रणाम। और जैसे कि परम आदरणीय गुरुदेव ने आदेश दिया है कि मैं थोड़ा सा इस विषय में प्रकाश डालूं, क्योंकि मेरा सौभाग्य रहा है डॉक्टर यादव के साथ काम करने का। तो जैसे कल हमारी अर्थवर्म पे बात चल रही थी, केचुए के ऊपर, जिसमें कुछ चीजें थी जो हमें और भी समझना है, इसको जरूरी है, क्योंकि ये बहुत विशालकाय सब्जेक्ट है। इसमें टोटल अगर देखने जाए तो 400 वैरायटी है इसकी, 400 वैरायटियां होती हैं। जिन 400 वैरायटी पे डॉक्टर साहब रिसर्च कर रहे थे, उसी दौरान उनका सानिध्य मुझे मिला और काफी लंबा काम किया। इसके बाद नाबार्ड ने करीब करीब पूरे साल भर में मेरे द्वारा 176 महिलाएं, जिनको मैंने आजीविका मिशन से जोड़ के और इस केचुए से उनका बहुत नजदीक से परिचय करा के उनके जीवन में स्वावलंबन स्थापित हुआ। और आज वो सभी ठीक ठाक अपने पास जो व्यवस्था है उनसे उनकी अर्थव्यवस्था चल रही है। और रही बात ट्रेडिंग की, तो आज इसमें केचुए में सबसे अच्छी बात यह है कि आप, मेरी महिलाएं जो हैं 12 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा, 2 फीट ऊंचा, इतने स्थान से 2 लाख रुपए महीने कमा रही हैं। तो महीने नहीं, थोड़े साल के। तो ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब आप आएंगे तो कभी हम आपको विजिट कराएंगे। तो वहाँ पे केवल कुछ नहीं करते हैं, केचुए की ब्रीडिंग करती हैं। तो कल इस विषय पे थोड़ा सा प्रकाश और भी सब किसान भाइयों को मैं डालना चाहता था कि इसमें देखिए 2 प्रकार के केचुए होते हैं, एक एंडोजेइक होते हैं और एक एपिजेइक होते हैं। जो एंडोजेइक होते हैं वो क्या होते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ, हम जैसे आसमान से धरती की तरफ, इस दिशा डायरेक्शन में धरती में जो घुसेंगे तो नीचे तक जाएंगे। और जो एपिजेइक होंगे वो उनका मूवमेंट होगा धरती के पैरेलल, जो हमारी सॉइल है उसमें पैरेलल ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है उनका। तो जब मैं इस नई व्यवस्था से परिचित हुआ, फिर इस पे हमने काफी शोध किया, देखा तो उसके रिजल्ट अद्भुत थे। और दुनिया का ये अकेला ऐसा जीव है, कल जैसे कुछ चीजें ऐसी हो रही थी कि जब अगर केचुआ अर्थवर्म एक बार बीच में से कहीं से कट जाता है तो उसकी डेथ स्वयं हो जाती है, वो ज्यादा दिन सरवाइव नहीं करता है। तो हम जब भी खाद बनाएं या कोई भी चीज बनाएं तो 2-3 चीजों का विशेष ध्यान रखें।
इसमें खाद बनाते समय क्या है, जब मैं नाबार्ड के अधिकारियों को भोपाल ट्रेनिंग देने गया तो उन्होंने बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, 4-5 लाख रुपए खर्च किए और बेड सिस्टम बनाया, ऑटोमेशन पे उस प्रोजेक्ट को ले गए, लेकिन मैंने देखा कि वो सरवाइव नहीं कर पाए या वो प्रोजेक्ट उनका विफल होने लगा। फिर उन्होंने दोबारा बुलाया मुझे, तो मैंने क्या देखा कि ये लोग क्या करते थे, जो नाबार्ड के बड़े पढ़े लिखे अधिकारी किसानों को ट्रेनिंग देते थे। अभी उन लोगों को मैं समझा के आने के बाद में उन लोगों के जो सर के बाल होते हैं महिलाओं के, ये क्या करते थे, बाल एक ऐसा चीज है कि कभी डिकम्पोज नहीं होता, बाल है नाखून है, आप सॉइल के अंदर इनको डालेंगे तो एज इट इज जैसे कंडीशन में आप रखेंगे वो आपको वैसे ही मिलेंगे। तो क्या होता था कि जब वो जितना बेड होता था उसमें घर की सब्जी कचरा जो भी गीला कचरा होता था, पत्ते होते थे, डालते थे, तो वो जब केचुआ इसके अंदर काम करता था तो मैंने जब पास से उसका इंस्पेक्शन किया तो मैंने पाया कि ये केचुआ के शरीर में पूरे बाल लपटे हुए थे, उसका पेट कसा हुआ था। तो कभी भी आप जब भी काम करें या जब भी आप इसको वर्मी कंपोस्ट बनाए, खाद बनाए, तो उसमें केचुए वाले बेड में ये ध्यान रखें कि घर की महिलाओं के जो बाल होते हैं या जो कंघी में हम कहते हैं, तो वो बाल कभी भी नहीं जाना चाहिए इसके अंदर, इस बेड के अंदर। दूसरा, ग्लास तो आप सभी लोगों को पता है कि इसमें कांच वगैरह नहीं डालना है। और तीसरा, नाखून वगैरह है, कुछ ऐसी चीजें जो डिकम्पोज नहीं होती हो और जो वास्तव में हानिकारक है, इनसे बच्चे उसके बेड को दूर रखें तो बराबर ब्रीडिंग अच्छी करेगा वो। और इसमें एक वैरायटी आती है नाइजीरियन, एक नाइजीरियन जो केचुआ होता है, वो क्या होता है खास करके उन किसानों के लिए लाभकारी है जिनके लिए जो खट्टी फसलों की खेती करते हैं, जैसे सिट्रस में काम करते हैं, आपका संतरा हुआ, मौसम्बी वाला बेल्ट हुआ, या जिनकी नींबू के बाग हैं, तो वो जरूर इस केचुए को ब्रीडिंग करके और इससे खाद बनाए, तो उसके बहुत बढ़िया रिजल्ट है। इसलिए कुछ ऐसी ये प्रकाश डालने की चीजें थी जिन पे बात होना आवश्यक थी, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी गुरुदेव से बात करें तो शाम तक इसकी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि जो वर्मी बॉस है अभी इसका जो ब्रीडिंग है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अभी इसके शरीर में 22वें नंबर में एक रिंग होती है। अभी ये दुनिया का एक ऐसा अकेला जीव है जो कि एक ही के, ये समलैंगिक मतलब एक ही के अंदर 2 लिंग होते हैं, इसमें मेल फीमेल नहीं होता है। तो ये जब दोनों के अंदर मेल फीमेल एक ही के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं, तो इसे क्या करना पड़ता है, लेकिन ब्रीडिंग करने के लिए 2 केचुओं का मिलन आवश्यक है। ये खुद आपस में बैंड होके सेक्स नहीं कर सकता, इसीलिए जब भी इसे ब्रीडिंग करानी होती है तो इसके दूसरे केचुओं के साथ में मिलन होना बहुत जरूरी होता है। और इसकी ब्रीडिंग के लिए जो ब्रीडिंग स्टेशन हम लोग बनाते थे, तो हमने ये पाया उस 10 समय काम करते समय, क्योंकि सबसे बड़ी चीज मैं ये मानता हूँ कि जो धरातल पे काम करते हैं उससे बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं है। तो जब मेरी महिलाएं मेरे साथ काम करती थी नाबार्ड में, हम लोग जब मैं प्रशिक्षण दे रहा था, तो उस टाइम जो ब्रीडिंग स्टेशन हमने राख और सैंड के साथ बनाए, वो उसका रिजल्ट उसमें 20 से 30% केचुए की वृद्धि अधिक थी। तो इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर जब आप केचुए पे काम कर रहे हैं और केचुआ आपको बेचना है तो, या अपने खुद के लिए उपयोग करना है, हालांकि अभी मैं कहा सही तौर से कहूँ तो यूपी का मामला है, जब मैंने पता किया तो वहाँ पता चला कि केचुआ घी से महंगा बिका है, 750 रुपए किलो तक लोगों ने बेच दिए। अभी खैर 1000 पे तो कुछ लोग 250, 350, 250 तो नहीं मिलता है अभी, तो 350 का रेट चल रहा है। तो एक किसान आय का साधन भी बना सकते हैं इसको, और अपने स्तर पे उसकी ट्रेडिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। अब जैसे इसका जो फाइनेंस वाला मार्केटिंग वाला है, तो उसमें ये देखते हैं कि केचुआ तो जाता है 1 किलो में, आप वेट करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली 50%, ये समझ लीजिए 50% उसके अंडे बच्चे और बाकी उसको कहीं बाहर भेजना होता है, तो वो मिला के बेचते हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक 12/4/2 में कितनी साल भर में आके एक किसान कितना इनकम जनरेट कर सकता है। और आने वाला समय ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि जिस रास्ते पे पंजाब गया उस रास्ते पे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, और हमारे यहाँ के किसान बाकी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो उनकी दशा हुई वो इनकी दशा होना तय है। तो हम किसान को यही समझा रहे हैं कि भैया अभी देखो,
इंटरक्रॉपिंग करनी पड़ेगी, फसल चक्र बदलना पड़ेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी पड़ेगी। कोई शॉर्टकट नहीं है दुनिया में, कोई वर्ल्ड का ऐसा साइंटिस्ट नहीं है जो सी बना दे। जो CN रेशो की कल बात हो रही थी कि जो कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशो है उसको मेंटेन करने के लिए, अब उसमें एक महत्वपूर्ण कार्बन और नाइट्रोजन के रेशो में है कि उसका जितना आपकी जमीन में कार्बन रहेगा, नाइट्रोजन का अपटेक उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे बड़ा थंब ये जो सिनेरियो CN रेशो वाला, ये मेंटेन करने के लिए कार्बन को कोई साइंटिस्ट नहीं बना सकता अपनी लैब में। ये प्राकृतिक रूप से विघटन होने के बाद बनता है। तो इसमें केचुए का बहुत अहम रोल है। अभी केचुए में पढ़ने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए, तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रश्न आएंगे आगे बात करते चलेंगे। गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ और सदन के सामने जो मेरे पास संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध थी मैंने उपलब्ध कराई, और बाकी किसी की कोई प्रश्न हो तो अपन बात कर सकते हैं। धन्यवाद जी आदरणीय रघुवंशी जी। जी आपने जो आज वर्मी कंपोस्ट केंचुआ के बारे में आपने बताया कि जी जो एनोजा और APJ और नाइजीरिया जो आपने केंचुए जी बताए हैं, जी केंचुआ के जी बेड में नाखून और बाल कांच ये सावधानी बरतने के लिए आपने बताया, क्योंकि कचरा हम जब डाल देते हैं उसी कचड़े में सब कुछ डाल देते हैं। ये आपने चूंकि अनुभव की बात बताई है, चूंकि धरातल पर जो काम करता है वो जी इसीलिए उसी को कहते पता हैं हो। कि किसान एक बड़ा वैज्ञानिक है। और जी आपने जो बताया कि यूपी में 750 रुपये किलो केंचुआ बिक गया है, मतलब घी से महंगा केंचुआ बिका है। पंजाब की दशा के बारे में आपने बताया, हम जी सदन ने आपको सुना, आपके पास बहुत अनुभव है। और जी मैं चाहूँगा कि अगर सदन से किसी का कोई सवाल हो और सुझाव हो आदरणीय रघुवंशी जी के लिए, तो रघुवंशी जी तैयार हैं, आप अपना सवाल कर सकते हैं किसान भाई। जी ओम। ओम मेहरा जी, स्वागत है सर, रघुवंशी जी ने जो बताया केंचुए के प्रकार, तो हाँ, हम जब सागर प्रशिक्षण में गए थे तो हमको वहां पर ऐसे केंचुआ के बारे में भी बताया गया कि जो केवल मिट्टी खा करके जीवित रह सकते हैं, और केंचुआ जो है गोबर पर ही जीवित रहते हैं। तो जो मिट्टी खा करके जीवित रहते हैं, ऐसे केंचुए से वहां पर जो है प्रोम बनाया जा रहा था। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि प्रोम बनाने के लिए किस प्रजाति के केंचुआ जो है ज्यादा उपयुक्त होते हैं। जैसे मेरा प्रश्न था कि हम सीधे राख फास्फेट को खेत में डाल सकते हैं, तो जवाब आया कि नहीं, सीधे हम नहीं डाल सकते। और प्रोम बनाने की जो विधि है वो केंचुए के पेट से जाएगा तो वो प्रोम बन जाएगा। तो इस संबंध में थोड़ा स्पष्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओम। जी मेहरा जी, प्रणाम सदन को, और बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। पहली चीज हम प्रोम की फुल फॉर्म को थोड़ा समझ लें। अभी प्रोम का मतलब होता है फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। अभी फास्फोरस रिच, देखिए अभी अपन जाते हैं तो विटामिन, आपने बहुत सारी दवाइयों की दुकान पे हम लोग देखते हैं विटामिन A से भरपूर, विटामिन C से भरपूर, विटामिन D से भरपूर, इस प्रकार से चीजें उपलब्ध होती हैं। तो जो प्रोम जो है वो फास्फोरस रिच है। अभी जो आप रॉक फास्फेट की बात कर रहे हैं, अब केचुए के अंदर की संरचना, अभी अपन चलते हैं केचुए के पेट के अंदर, डायसेक्शन करते हैं उसका। तो अब केचुए के पेट का डायसेक्शन करते हैं तो क्या होता है कि उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, गोबर का विषय हो या मिट्टी का विषय हो, या जो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको मीट ज्यादा पसंद होता है, आपने देखा होगा, कुछ लोग मछली ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग राइस पसंद करते हैं, साउथ के होते हैं। तो जो आप बात बोल रहे थे वो सही है कि उसमें अलग अलग जो दो प्रजातियां होती हैं। फिर जो कुछ गोबर खाना गोबर में अच्छे से काम करता है, कुछ मिट्टी में अच्छे से काम करता है, जैसे आइसिनिया फोटेटा है, और अलग अलग प्रजातियां हैं, सबके अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग खाने के विषय हैं। अब आपका एक प्रश्न इसमें बीच में मेहरा साहब ये आया है कि आप कह रहे हैं कि वो प्रोम जब ही बनेगा जब उसके पेट में से, तो अब जब हम केचुए के पेट का जो डायसेक्शन करते हैं तो केचुआ क्या करता है, आगे से खाता है और उसके पेट में एक PSB नाम का कल्चर होता है, जिसको PSB फास्फोरस सॉल्वनाइजिंग बैक्टीरिया बोलेंगे इसको, अगर हम इसकी फुल फॉर्म पूरा सीधा करेंगे इसको। तो उसके पेट में जो PSB नाम का बैक्टीरिया होता है
फास्फोरस सोलनाइजिंग बैक्टीरिया बोलते हैं उसको। तो वो उसमें क्या होता है, वो मटेरियल लिपट जाता है। जैसे हम जो भी खाते हैं उससे सुबह मल के द्वारा, या कोई भी एक जीव है जो भी भोजन करता है, मल के द्वारा बचे हुए एक्सट्रेट को, जो उसके काम के पोषक तत्व हैं, वो उसमें से निकाल लेती है आते हैं, और बाकी का बाहर कर दिया जाता है शरीर के द्वारा। तो यही प्रक्रिया वहां भी होती है। तो उसके पेट में जो पीएसबी नाम का बैक्टीरिया है वो इसमें लिपटा जाता है। अब ये क्या करता है आके, कि बाहर आके जैसे छोटे छोटे दाने बना के निकालते जाता है। तो वो क्या होता है कि जो फास्फोरस हम सॉइल में देते हैं, अभी आप पूछ रहे थे डायरेक्ट कि भैया डायरेक्ट नहीं देना चाहिए इसको, किसी भी चीज को। तो सीधी सी बात है, अभी जैसे हमारे यहाँ जो गेहूं पैदा होता है उसको हम डायरेक्ट नहीं खाते। कभी खेत में से पैदा हुआ और गेहूं हम डायरेक्ट ले लेंगे। उसको खाने लायक फार्म में बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी सफाई क्लीनिंग होगी। क्लीनिंग होने के बाद में वो चक्की में जाएगा, चक्की में जाने के बाद पीसेगा, फिर पानी मिलता है उसमें, फिर और भी प्रोसेस होने के बाद चपाती फाइनली बनती है, उसको हम ग्रहण करते हैं। तो प्लांट का भी ऐसे ही है कि हम कितने भी खाद डाल दें तो रात में कोई ऐसा नहीं है कि ये अंधेरे में इसकी जड़ बाहर निकल के आएगी और उस खाद को अपटेक करके खा के अंदर चली जाएगी। तो और भी बहुत सारे जो मटेरियल हैं जो सॉइल में अवेलेबल रहते हैं जमीन में, उनको प्लांट डायरेक्ट नहीं लेता। उसके बीच में एक मीडिया काम करता है, उसके बीच में एक चैनल काम करती है। तो जो जो पौधों जब पोषक तत्व उठाता है जमीन से, तो वो बैक्टीरिया और इन सूक्ष्म जीवों के माध्यम से उठाता है। तो ये जो उसके पेट में जो पीएसबी था, वो इस रॉक फॉस्फेट के साथ लपेट कर जब उसको भेजते हैं नीचे जमीन में सॉइल में डालते हैं, तो वो क्या करता है कि वहां पे अवेलेबल फास्फोरस को सॉल्युबल फॉर्म में बनाता है पहले, और सॉल्युबल फॉर्म में बनाने के बाद में प्लांट उसको अपटेक करता है। इसलिए मेहरा साहब वो जरूरी है। जी जी जी। नहीं, वो मैं तो केवल वो केंचुआ की वैरायटी जानना चाह हाँ रहा था। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, आपके वैरायटी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि जैसे डॉक्टर साहब में यादव ने वहाँ उसमें लिखा है कि, और उनके साथ मैंने लंबी चर्चा का विषय भी रहा है, बहुत बैठकें भी हुई मेरी, उन्होंने बिल्कुल इस चीज को उनके रिसर्च पेपर पढ़े हुए हैं, उसके आप पढ़ेंगे तो मैं वो भी आपसे शेयर कर दूंगा। वो जो केचुआ होता है, कुछ जो मिट्टी खाने ही पसंद करते हैं, जैसे मैंने ये बोला है अभी साउथ के लोगों को आपको ये है, और एक केचुआ गोबर में बहुत अच्छा काम करेगा। अभी नाइजीरियन का तो एकता है, अच्छा एक्सपीरियंस है कि जो लोग मौसमी की खेती करते हैं, उस वो लोगों ने जब नाइजीरियन का उपयोग किया तो ये क्या होता है कि इसका जो मूवमेंट होता है वो ऊपर से नीचे होता है। तो ये क्या है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल नहीं हॉरिजेंटल चलता है। ओ सॉरी, इसको वर्टिकल बोलेंगे, तो वर्टिकल चलेगा। तो इसमें क्या होता है कि वो बहुत नीचे तक काम करता है। और इसकी जो खाद की क्वालिटी होती है, मैंने इसके दानों का साइज देखा तो अभी इसको क्या बोलेंगे, 0.5 0.1 के आसपास होगा इसका। जैसे अभी हम पत्थर को बुनते हैं 1 mm 2 mm, तो एक पत्थर के अपन चावल के दाने से के 4 टुकड़े कर ले, ऐसे गोल दाने बनाता है। जी और उसमें फास्फोरस की मात्रा जब हमने चेक करवाई, लैब टेस्ट रिपोर्ट निकाला, तो बहुत अधिक थी, और उसमें पोटास भी इससे ज्यादा था। तो ये लेकिन ये है कि वो उसमें चींटी बहुत लगती है, पता नहीं उसकी, मैं अभी उस पर मैंने तो काम नहीं किया है, लेकिन उसमें चींटियों का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। इंस्टेड ऑफ ये अगर अपन आइसिनिया फोर्टिटा पे काम करेंगे, अपना देसी वैरायटी पे काम करेंगे, और भी बहुत सारी हैं, तो वो एक आप जो बोल रहे हैं वो गोबर खाना वाला केचुआ की थोड़ा अलग होता है टेस्ट, और वैरायटी अलग होती है, और ये इसका अलग होता है। लेकिन एक आदमी जो होता है ना, हमारे यहाँ धान लगती, तो हमारे यहाँ क्या बिहार की लेबर आती पूरी, जी जी जिसमें धान लगती, तो वो क्या है 4,500 रुपए में 1 एकड़ लगा देते हैं। आप देसी आदमी से लगवाओगे तो ये शाम तक 4,500 में पौने एकड़ भी नहीं लगता इनसे। जी जी उनकी स्पीड अलग होती है, काम करने का तरीका अलग होता है। तो ऐसे ही लोग, अभी एक रिकमेंडेशन आया था, डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, तो बोले आप है ना, अगर आपको वॉल्यूम में काम करना है तो अभी इससे काम करवाओ। वो उसको इसको उस समय मेरे से मजाक में बोला करते, ये बिहार का लेबर है कि लगे, अभी आइसिनिया फोर्टिडा से काम कराओ। और रही जी बात ये ओम। है जी, तो हम लोग है ना, इसमें इसका साइज भी बड़ा होता था ये, और ये दाने भी अच्छे निकालता था। अब बीच में क्या है कि अभी इसमें तो रोज नई नई चीजें आती हैं, कुछ लोग बोलते हैं नुकसान करता है, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा है, तो धान के प्लॉट में ऐसा कर देता है, वो कर देता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जहां तक मैंने पाया है मेरे रिसर्च के दौरान कि अभी
मेरे साथ तो केचुआ ने कभी नुकसान नहीं किया। जिन प्लांटों पे मैंने काम किया, हॉर्टिकल्चर में मेरा विशेष रुचि है, उसी में काम करता हूँ। तो मेरा जी ये दोनों चीजें अलग अलग सेपरेट है, और जी गोबर खाने वाला वैरायटी अलग है और ये अलग है, मिट्टी जी खाने वाली। जी 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 ओम। आदरणीय मधुसूदन चौहान जी, जी। इसके बाद हम शरद वर्मा जी को लेंगे। आदरणीय मधुसूदन चौहान जी, आपका कोई सवाल था? अनम्यूट कर लें और अपनी बात रखें। ओम जी ने मैं राय रघुवंश जी से ये जानना चाह रहा हूँ, क्या हम उनके फार्म को कभी देखने आ सकते हैं कि, और कहाँ के रहने वाले हैं आप, कहाँ है अरे आपका फार्म? सभी को सदन के देखने वाला। और इसमें गुरुदेव डबल आवाज क्यों आ रही है? हाँ ठीक है, अभी नहीं आ रही, सही है। वो सभी को, सदन को मैं क्षमा भी चाहता हूँ। और एक बार पहले मैंने सभी को इनवाइट किया था, गजानन पवार साहब थे, अभी उनसे बात भी हुई थी कि आप सब लोग आए। तो हमने, हमारे से जितना बन पड़ता था, अपने स्वयं के विवेक से, हम अपने आप को सरस्वती पुत्र तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी बाकी लोगों को मैं सबको प्रणाम करता हूँ। अभी जितना हमारे अंदर विवेक था, जो परमात्मा ने बुद्धि दी, जो मेरे गुरु का आशीर्वाद रहा, यादव साहब का, क्योंकि मुझे मंच प्रदान करने वाले वही थे, तो मैं बार बार उनको प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने प्रतिभा को पहचाना और मुझे मंच दिया, तो मैं गुरुदेव के माध्यम से भी उनसे आज्ञा लेके निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी लोग पधारें, और हमने एक ही स्थान पर कृषि को तीर्थ कैसे बनाया जाए, और इसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं का फायदा कैसे लिया जाए, अगर सब्सिडी नहीं मिलती है तब क्या करना चाहिए, साम दाम दंड भेद आप जो भी कहेंगे वो मैंने सब किया जो मुझे करना चाहिए था। लेकिन वहां पे आज मनीष भैया की, मेहरा साहब सुन रहे हैं, मनीष भैया की 8 गाय हैं जिनके भूसा नहीं मिलने के कारण 8 लाख की गाय की ये पोजीशन हो गई थी कि वो फ्री में देने को तैयार थे कि आप जी ले जाओ इसको, जी तो जी कितना उनका पेट भरेगा। फिर भी हमने उनका 80,000 में सौदा किया, वो राशि उन तक पहुंचाई, और पहुंचा के गाय गौ माता को अपने फार्म तक ले गए, और आज उनकी अच्छी बढ़िया सेवा हो रही है। उसमें से 2.5 लीटर दूध पे आ गई है, जिनके नीचे 500 ग्राम दूध था। और माता जी का आशीर्वाद है, तो गौशाला भी वहीं पे है, मधुमक्खी पालन भी वहीं पे है। और मधुसूदन जी को मैं विशेष रूप से बोलूंगा, यहाँ वहाँ पे हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर अलग किया है, एग्रीकल्चर अलग किया है, और नेचुरोपैथी सेंटर आदरणीय परम पूज्य आचार्य श्री और गुरु जी के आशीर्वाद से, अगर ईश्वर ने चाहा तो नेचुरोपैथी सेंटर खुल जाएगा, तो आप लोग, आपके मम्मी बाबूजी और सभी को यहाँ पर भेज के, और डिटॉक्सिफिकेशन जिसको क्या बोलते हैं, शरीर की बीमारियां को बाहर निकालने के लिए जो नेचुरोपैथी अपने आदरणीय गुरुदेव ने, जैसे हरिद्वार में मैंने देख के आया वैसा बना हुआ है, वैसा यहाँ डेवलप हो रहा है। तो ये हमने कृषि का तीर्थ बनाया है। यहाँ पे हमने आपको लिए ना, जो तालाब है उसके अंदर में ना आपके बच्चों के घूमने के लिए बोट भी रखवाई है। फिर यहाँ विभिन्न प्रकार के मोर पक्षी भी आते हैं। कल तो हिरण घूमते घूमते आके तालाब में गिर गया था, फिर हमने उसका रेस्क्यू करवा के बढ़िया उसको करके, जंगली, और पास में टाइगर रिजर्व है, तो आप आएंगे तो हम आपके बच्चों को, आपके परिवार को है ना, वो टाइगर, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व अपने यहाँ से 7.5 किलोमीटर है, उनसे टाई अप कर लिया तो वहां भी घुमाने भी ले जाएंगे आपको। फिर 80 एकड़ में पूरे में रोड बने हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो दुर्लभ पौधे हैं वो एकत्रित किए हैं मैंने, तो वो भी दिखाएंगे। कुछ आप आएंगे तो हम आपको यहाँ से कुछ चीजें देके भी भेजेंगे, इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। तो आप सभी का इस सदन के माध्यम से मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप लोगों को निमंत्रण देता हूँ। आप बिल्कुल, और भाभी जी को और परिवार को, सबको, बच्चों बच्चों को साथ में लेके आइएगा, तभी आनंद आएगा। वो फिर उधर पे आपके रुकने की व्यवस्था है, अच्छे मैस बना हुआ है अभी वहां पे सबके लिए, तो आप बना के खुद खाना चाहें तो उधर सामने खुली फील्ड है, खुद भी बना के खा सकते हैं। संपूर्ण आजादी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कहीं बाहर आए से लाए, हम अपने भैया या मामा के घर आए, बस ऐसे ही। ओम जी, स्थान तो बता दो। नहीं, स्थान नहीं बताना है, इसलिए नहीं बताना है कि जब जी तक आदरणीय श्री पवन कुमार जी की अनुमति नहीं मिल जाएगी। हमें चाह रहा कि इनके नेतृत्व में पूरा परिवार, पीजीएस परिवार, पतंजलि समृद्धि परिवार और पूरा मध्य प्रदेश का परिवार आपके नेतृत्व में सैनिक कस्तूरी कृषि फार्म में रामकृष्ण रघुवंशी जी के यहाँ पहुँचे, और वहाँ एक बढ़िया भव्य मीटिंग हो और पूरा विजिट हो तो बहुत अच्छा लगेगा, मेरे मन की इच्छा है। जी जी गुरुदेव, मगर आपकी आज्ञा।
और मैं चर्चा करूंगा सर से, निवेदन भी आपने तो कर ही लिया है, मैं भी कर रहा हूं, तो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हो जाएगा और बहुत अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि ये वहाँ सारे विकल्प आपने जो तैयार किए हैं, और तो ये जो अपना बैलेंस सेंटर का भी वहाँ तैयारी जो आप कर रहे हैं, वो भी हमने चर्चा कर ली है परम पूज्य जो है विदेह देव जी से, तो उसका भी इस कार्यक्रम के बाद विजिट होगा, तो जी ये जी, बहुत कोटि अच्छा कोटि रहेगा। धन्यवाद। जी जी। आगे किसी भाई का और कोई सुझाव हो? जी ओम। सादर आमंत्रित। जी ओम। जी आदरणीय शरद जी। सर अभी हम लोग रघुवंशी जी के साथ बैतूल गए थे, वहाँ आरएसएस का स्कूल है, तो वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ हमने वर्मी पिट देखा, तो उनका केचुआ अच्छे से तैयार नहीं हो रहा था। तो रघुवंशी जी ने बताया कि उसमें क्या क्या गलतियां हैं। अब आप सोचिए, जो स्कूलों में एग्रीकल्चर पढ़ाया जा रहा है, वहां के पिड सही नहीं है। वहां पे वर्मी के पिड कैसे होना चाहिए और क्या गलतियां थी, रघुवंशी जी से मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा सदन को बताएं, तो किसानों को पिड बनाने में मदद मिलेगी कि कैसे इनका पिड होना चाहिए और वहां क्या गलती थी। जी जी जी, बिल्कुल सही बोला कि भैया, और हम क्या, हमारे बच्चे के एडमिशन के लिए हमने सुना था कि उधर पे स्कूल में सेंट्रल स्कूल नवोदय विद्यालय जैसी सुविधाएं हैं, हॉस्टल लाइफ है, फिर इसके बाद में प्रॉपर वहाँ पे पढ़ाई है होती है, टाइम से पीरियड लगते हैं, टाइम से सोना उठना बैठना सारी एक्टिविटी है, तो बच्चों में आत्मनिर्भरता आए, इसलिए भैया ने और हमने ये डिसीजन लिया कि अपन चलते हैं। बैतूल के पास कोई स्कूल है, मुझे पता था नहीं है, मैंने कहा आप चलिए अपन विजिट करके आते हैं, और कोई आरएसएस का है वो। जब हम पहुंचे तो परम आदरणीय हमारे मनोज जी का फोन आया कि वो मिस्टर मोहन नागर जी का है। तो अभी मोहन नागर जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो काफी इसमें आर एस संघ के प्रचारक हैं। हम जहाँ पहुंचे तो वहाँ जब हमने जाके देखा कि वहाँ विद्यालय भी है, हॉस्टल भी है, सब कुछ बहुत सुंदर था, फिर गौशाला भी है, और फिर वहाँ उन्होंने बर्मी के पिट के लिए एक अलग जगह छोड़ी हुई थी, वहाँ बर्मी के पिट बने हुए थे। तो अब वो किसके मार्गदर्शन में बने हमें नहीं पता। जैसे ही वो हमें विजिट कराने वाले थे तो हमने उनसे बोला कि अभी आप ये कैसे बनवाए हो? बोले हमारे बन नहीं पा रहा है, ये हो नहीं पा रहा है। मैंने कहा ये जो भी आपने बनाया है ये गलत होगा, और इसमें जीवन में कभी भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसमें सबसे पहले जब आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसकी ड्राइंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है, कि इसके पैरामीटर पे यदि हम काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। अगर उसके पैरामीटर पे हम नहीं करेंगे, जैसे मक्का को अभी 1.5 इंच नीचे बोना है, तो शरद जी से बेहतर कोई नहीं जानता कि अगर 2 इंच नीचे बुआ गई है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ से जर्मनी तक की यात्रा की है मक्के के ऊपर ही लेके, और वहीं से प्रेरित होके गौशाला के लिए उन्होंने वो जो काम कर रहे हैं। और मैं तो बार बार भैया से जब भी फोन आता है तो भैया को यही बोलता हूँ कि भैया आप जो काम कर रहे हैं उससे जो पैसा आपके पास आ रहा है उसमें खुशबू बहुत है। तो जैसे वो उन्होंने जो पिट बना के रखे थे, अपन मुद्दे पे आते हैं, बाकी चर्चाएं तो चलती रहेंगी। वो जो पिट है उसमें क्रॉस वेंटिलेशन नहीं था। ऊपर उन्होंने चींटी से बचने के लिए बाकायदा एक नाली निकाल दी थी जिसमें पानी घूमता था, लेकिन उन्होंने 2 फीट हाइट तक का जो बेड बनाए थे और उसमें कहीं पे भी क्रॉस वेंटिलेशन नहीं था। नीचे होता है 1 2 3 इधर से होते हैं, 3 उसके सामने होते हैं, 2 आमने सामने होते हैं, ऐसे टोटल 6 क्रॉस वेंटिलेशन उनको देना चाहिए था। तो इतने बड़े, मतलब हालांकि वे आज से नहीं, आरएसएस बहुत दिन से केचुए अर्थवॉर्म और सब इस पे ये संस्था काम कर रही है। मोहन नागर जी भी परम आदरणीय परम सम्मानीय है, लेकिन कितने लोग वहाँ, कमल पटेल मंत्री जी का भी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उनका भी विजिट हो चुका है, तो पता नहीं क्यों ये देख नहीं पाए लोग। तो मुझे जो लगा कि अभी ये इसके कारण आपका नहीं हो रहा, आप इसमें बस इतना सा काम कर दीजिए, बढ़िया प्रोडक्शन आ जाएगा। तो ये खैर मतलब आपने वो भाई भाई लूटने वाली बात भी नहीं है, लेकिन जहाँ भी जो गलत दिखे तो उसके बारे में संबंधित व्यक्ति को आप बताएं, या जो हो रहा है उसमें आपकी इतनी कहने की हिम्मत होनी चाहिए कि अभी ये गलत है, तो चीजें ठीक हो जाती हैं। तो कभी कभी हम जब बनाए ना तो उसका एक प्रॉपर ड्राइंग है, आप उसका ध्यान रखें। और दूसरा दिशा ज्ञान और सूरज की दिशा का भी इसमें बड़ा महत्व है। अभी जब जब भी आप पिट बनाए तो उसको कोशिश करें कि आप उत्तर दक्षिण बनाएं, जो आपका बेड की दिशा होना चाहिए, तो और भी अच्छा रहेगा। अब उत्तर दक्षिण बनाने का क्या कारण है, वो मैंने कहा ना कि अगर ये सब्जेक्ट ऐसा है, नाबार्ड में आपके आशीर्वाद से 2-1 लाख रुपए साल भर में मुझे दे ही देता है प्रशिक्षण के, कि आपको महिलाओं को ट्रेन करना है। तो उसमें जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो उसमें दिशा ज्ञान बहुत मायने है, फसल का बोने का हो, पशुपालन हो, या कोई भी चीज हो।
तो अभी दिशा ज्ञान का बहुत महत्व है, तो कोशिश करें आप कि जब भी आप पिट बनाएं तो वर्मी कंपोस्ट का बेड बनाएं तो उत्तर दक्षिण बनाएं, तो उसमें आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। जी गुरुदेव। मैं सदन को कहना चाह रहा हूँ सर, ये जो पीठ बनाने की प्रक्रिया है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत रावत साहब को भी थोड़ा सा बुला के समझाइए। जी पहले मैं थोड़ा सा रामकृष्ण जी कैसे बनाते हैं, थोड़ा ये आवाज इको हो रही है। अब आवाज नहीं हो रही हो? हाँ पता नहीं इको हो रही थी, अब ठीक है। हाँ मैंने कहा रामकृष्ण जी कैसे बनाते हैं पिट ना, वो नॉर्थ साउथ में क्यों बनाते हैं, थोड़ा इसमें और थोड़ा चर्चा हो जाए तो और हमें भी ज्ञान मिलेगा। जी बिल्कुल मधुसूदन जी, ये अगर अपन सब्जेक्ट को थोड़ा सा और वास्ट है, क्योंकि उसमें टॉप टू बॉटम में पूरा एलिब्रेट करना चाहूंगा, तो अपन एक एक दिन करके इसको डिवाइड करते चलेंगे। और नॉर्थ साउथ बनाने से दिशा ज्ञान से क्यों फायदा है और उसमें क्या क्या विधियां होती हैं, तो शॉर्टकट में अपन संक्षिप्त में समझ ले। फिर आप लोग जब उधर कस्तूरी के शिवम पे निमंत्रण दिया ना, भाभी जी को लेके बच्चों को लेके सभी आएंगे, तब वहां अपन इस पे बहुत लंबी बात करेंगे। ये सवाल श्री हमारे रघुवीर सिंह रावत जी का है, देहरादून से। अच्छा। उसमें दिशा ज्ञान का इसलिए महत्व है गुरुदेव कि मैंने कुछ पिट बनाए थे, क्योंकि जब जो अपन धरातल पे काम करते हैं तो जो अभी MSCAG की किताब में लिखा है वो, और कभी कभी उसके विपरीत हो जाता है, और वो अलग व्यवस्था होती है। तो हम कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो वहाँ उसमें लिखा है उसके कभी कभी जस्ट विपरीत भी हो जाता है। तो ये चीजें सीखने से मुझे प्राप्त हुई जब मैंने 2 बेड पूर्व पश्चिम थे मेरे पास खेत में, और 2 नॉर्थ साउथ थे। तो क्या हुआ कि जो उसमें क्रॉस वेंटिलेशन होता था, क्योंकि जब क्रॉस वेंटिलेशन में हम क्या रखते हैं कि 1 2 3 जाली इधर से लगाते हैं और 3 उस तरफ होती हैं, तो टोटल 6 जालियां हो गई, और 2 आमने सामने रखते हैं। 12 4 2 का ये है, 12 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा, 2 फीट ऊंचा। तो जो सामने सामने वाला जो लंबा है, आमने सामने जो जाली लगती है, तो उनकी संख्या होती है टोटल 4। और क्रॉस वेंटिलेशन में इधर 3 जालियां इस तरफ लगती हैं और 3 इस तरफ लगती हैं। जब वो बेड के जो बेड होता है उससे पहले 6 इंच का हिस्सा छोड़ देते हैं और 6 इंच के बाद में लगती हैं। तो जो पूरब पश्चिम वाले बेड थे उसमें मैंने देखा कि अभी इसमें ग्रोथ नहीं आई है, वो केचुआ की क्वांटिटी दोनों में बराबर डली थी, और मेरे सुपरविजन में काम हुआ। तीसरे बंदा का तो सुपरवाइजर होता तो गलती कर सकता था। मॉइस्चर मैं मेंटेन कर रहा हूँ, तो फिर मैं अगर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर धीरे धीरे इस पे अध्ययन करके पाया। फिर मैंने नई जगह ऐसे ही बनवाया, एक ऐसा बनवाता था, एक वैसा, जब वो ट्रेनिंग पीरियड नाबार्ड का था उस पीरियड में, जो नाबार्ड के द्वारा मुझे आजीविका मिशन से महिलाओं को प्रशिक्षित करना था। अब वो मेरी गाड़ी का पेट्रोल का भी पैसा देते थे, उनको पढ़ाने का भी 2 घंटा। फिर इसके बाद एक दिन मुझे प्रैक्टिकल के लिए बुला लेते थे, उसका पेमेंट अलग से करते थे। बोले नहीं, आपके मार्गदर्शन में आप बनवाओ कैसे होता है। तो उसमें जो कुछ रुचि करने वाली महिलाएं थी, उनकी परिस्थितियां देखता था, तो मेरे मन में भी अंदर से मुझे चीजें कचोटती थी कि अभी अभी इनसे पेमेंट हो रहा है तो काम तो पूरा करना पड़ेगा यार। क्योंकि स्वाभाविक है, जैसी बाकी ट्रेनिंग क्या होती है कैसे होती है सभी को पता है, और उसमें से कितना धरातल पे इम्प्लीमेंट होता है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, अभी ये तो ठीक नहीं है, अभी इनके साथ दिल से काम करना पड़ेगा। तो उन महिलाओं के मैं सतत संपर्क में रहता था। और जो मैंने पूरब पश्चिम बेड लगाए थे, वहां भी वही परिस्थिति निर्मित हुई। बराबर ऊपर शेड का विषय आया तो छाव छाव तो बराबर थी उसके ऊपर, सन की सूरज की डायरेक्ट किरणें नहीं पड़ने देते थे। ऊपर हम जूट के बोरे का इस्तेमाल करते थे कि ताकि ठीक है उसमें मीथेन का टेम्परेचर, केचुए जब भी डाले जाते थे जब उसका मीथेन गैस निकल जाती थी, गोबर ठंडा हो जाता था। तो ये पाया कि हमारे यहाँ जो हवा की दिशा बहनी है, जो हवा की दिशा जो होती है ना, वो पूरब से पश्चिम होती है। और जो क्रॉस वेंटिलेशन में से जब मीथेन, उसमें से कुछ कचरा ऐसा होता है जो जिसका विघटन थोड़ा सा लेट होता है, कुछ का जल्दी हो जाता है, उसकी मीथेन पहले निकल जाती है, कुछ की बाद में निकलती है। क्योंकि सभी चीजों का डिकम्पोजिशन, सब में सेल्यूलोज की मात्रा, सब में क्लोरो, सब अलग अलग चीजें अलग अलग होते हैं। जो आपका हम कचरा कोई सेलेक्टेड वैरायटी तो डालते नहीं है, अभी जो भी आया वो भी वही डाल दिया उसमें। तो जो पूरब से पश्चिम जो हवा बहती है उसमें क्रॉस वेंटिलेशन में मैंने ये देखा कि वो बेड में टेम्परेचर, मैंने जैसे उसमें टेम्परेचर मीटर लगाया, देखा अभी इसका तापमान, दोनों एक ही दिन एक जैसी क्वालिटी में डले हैं सब कुछ, लेकिन इसका तापमान कम है और उसका ज्यादा था। जो
ये एक ऐसा बेड लगा था, कौन सा, पूर्व पश्चिम वाले का ज्यादा था, उत्तर दक्षिण वाले का कम था। फिर मैंने अक्सर एक दिया, क्या हुआ कि फिर उनके यहाँ उन्होंने कहा, सर हम आपके लिए चाय बना ले। मैंने बना लीजिए। तो वो ऐसे चूल्हा हुआ करता था वहाँ। तो उनने कंडे वंडे डाले और गंजी लेके आई वो महिलाएं, और मैं वहीं पलंग पे बैठा था, और 4 6 महिलाएं और भी सर सर करके बात कर रही थी। तो अभी देखिए, आपको कहीं भी दुनिया का एक थंब उसूल है कि अभी वो जिधर पे सम्मान मिलेगा वहां आप थोड़े प्रसन्नचित रहते हैं और नए नए आइडियाज ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं। ये ऊर्जा का सिद्धांत है, जो सकारात्मक ऊर्जा एक दूसरी सकारात्मक ऊर्जा को अपने तरफ आकर्षित करती है। तो वो जो कंडे में से धुआं निकला, तो मैंने देखा वो जो हवा चल रही थी, तो उसमें वो ऐसे पूरब से पश्चिम की तरह बह रहा था। तभी मेरे दिमाग में क्लिक किया कि अभी इस पे और काम करने की आवश्यकता है। तो वो क्रॉस वेंटिलेशन जो डलते हैं उसमें मैंने ये पाया। मैंने कहा ना, पूरा रिसर्च बैठ के समझते हैं तो बहुत आनंद भी आता है उसमें। तो वो जो धुआं कंडे का जा रहा था वो पूरब से पश्चिम की तरह बह रहा था। तो जो क्रॉस वेंटिलेशन में हम 6 विंडो देते हैं, उसमें मैंने ये पाया है कि वो बेड ज्यादा ठंडा रहता है। तो उसमें मोटिलिटी कम होती है, उसके जो जब वो ब्रीडिंग करता है तो उसका प्रजनन की जो है उसमें मोटिलिटी कम आएगी, और आपके केंचुओं की संख्या स्वाभाविक ज्यादा होगी, जो बेड बेड उत्तर से दक्षिण लगेंगे। अभी बाकी और कोई इसमें प्रकाश डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है जी। नमस्कार, मैं सुजीत चक्रवर्ती बोल रहा हूँ। जी अभी रघुवंशी जी ने जो बताया बेट के बारे में, जी उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम का, बिल्कुल जी सही है। लेकिन उसका जी जो कारण है वो उन्होंने सही पकड़ा कि तापमान, टेम्परेचर की वजह से। लेकिन वो टेम्परेचर एयर फ्लो का डायरेक्शन के अलावा और एक बात है, क्योंकि हवा हर समय बह रही है ऐसा नहीं है, शब्द वातावरण भी रहता है। लेकिन ये जो तापमान की जो बात है, वो इस तरीके से है कि जब आप पूरब पश्चिम डायरेक्शन में बेड बनाते हैं, तो सूर्योदय पूरब की तरफ से होता है और फिर धीमे धीमे वो पश्चिम की तरफ जाता है। तो जब सूर्योदय जिस डायरेक्शन से हो रहा है, उधर से जब तापमान आना शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है वातावरण में, और फिर ऊपर से फिर पश्चिम की तरफ जाता है। तो पूरा बेड का जो तापमान है वो एक समान पूरे दिन में नहीं रहता है। पूरब की तरफ ज्यादा रहता है, फिर ऊपर जब सूरज होता है तो ऊपर से किरणें पड़ती, और फिर पश्चिम की तरफ। लेकिन जब आप उत्तर दक्षिण बनाते हैं, तो सूर्योदय सूर्यास्त का जो किरणें पड़ती हैं, पूरे बेड में एक समान तापमान, अगर लंबाई में बात करें पूरे बेड में, तो एक समान तरीके से पड़ता है पूरे दिन में। ये इसके वजह से तापमान जो है वो वेरिएशन नहीं होता है बेड के अंदर। मेरी समझ से मुझे ये लगता है कि टेम्परेचर जो है वो एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये तापमान के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। और थोड़ा सा भी वेरिएशन होता है तो वो उनका जो व्यवहार है, उनका जो बिहेवियर है, उसमें बदलाव आता है। और वो दिन में, घंटों में भी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये तापमान का जो वेरिएशन है वो डायरेक्शन के वजह से इस प्रकार से, वेंटिलेशन तो है ही है, लेकिन वेंटिलेशन के अलावा भी ये कारण हो सकता है। धन्यवाद। नहीं जी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही है। मैं वैज्ञानिक तो नहीं हूँ, धरातल पे आप के मार्गदर्शन में काम कर रहा हूँ, और आप लोगों का एक मिनट, थोड़ा बीच में किसी का कॉल आ गया था। तो आपने जो बताया है बिल्कुल स्वाभाविक, इस पे और भी अपन काम करेंगे। और मेरी डॉक्टर साहब जो उस पे रिसर्च कर रहे हैं उनसे बात होती रहती है, और भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, उनके भी मैं सतत संपर्क में रहता हूँ। लेकिन कुछ जो मेरे विवेक से मैंने पाया, क्योंकि हमारा लोकेशन है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। अब होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि गांव में प्रॉपर क्या है, पीछे खला या बाड़ा होता है, और सभी के घर में होता था। किसी के घर में सामने जब खुली जगह लोग पहले छोड़ते थे, कुछ लोग घर के पीछे खुली जगह छोड़ते थे। तो मैं अक्सर मुहारी नाम का गांव है डोलरिया में, तो उनके यहाँ जाता रहा। और डोलरिया में मेरी है 30 और 2 32 32 महिलाएं हैं। तो वो उनके यहाँ जाता था। तो अब उनके यहाँ पे क्या है कि वो आपको मालूम है नाबार्ड कैसे काम करता है, उसके काम करने का तरीका क्या है, वो कैसे एनजीओ को साथ में लेता है, किन लोगों के साथ काम करता है। तो वहाँ उनके पास सुख सुविधाएं, ये जो जितनी सुविधाएं होती हैं वो कम होती हैं। तो उनके साथ जब मैंने काम किया, और बराबर एक नहीं, वो जितने भी 30 32 घर हैं उनके,
वो सबके पीछे एक बड़ा कोइंसिडेंस था कि उनके पास बाड़े, उन सबके बाड़े पीछे थे। सिर्फ 2 महिलाएं थी जिनके यहाँ बीच में थोड़ी सी जगह थी, तो उसमें काम किया। तो मैं उस बेड को भी देखने गया था। तो जब मैंने पाया तो डॉक्टर साहब जो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि जब सूर्योदय होता है तो वो इधर से आता है, तो मैं आपसे सहमत हूँ इसमें। और इसमें थोड़ा सा अभी वो डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई थी, जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होता है, अभी उसका भी कोई है इसमें, तो उसके ऊपर काम हो रहा है। जब ये पूरा उसका रिजल्ट आएगा तभी अपन उस चीज को शेयर करेंगे, या ऐसा सदन में कह सकते हैं, सदन पे रख सकते हैं। तो मैं सुजीत सर का को प्रणाम करता हूँ, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और बिल्कुल टेम्परेचर वेरिएशन तो बहुत मायने रखता है। बगैर टेम्परेचर अगर आपने सबसे बड़ा इसका कीवर्ड है, मैं तो कहूंगा अगर किसी को केचुए पे काम करना है और उसके पास जगह नहीं है और 2 लाख रुपए उसको कमाने हैं, तो वो एक ही काम करे कि अभी इसके व्यवहार को समझ ले, और अर्थवॉर्म का पूरा टेम्परेचर वेरिएशन को अगर वो कंट्रोल कर लेता है, मेंटेन कर लेता है, तो वो बराबर अच्छा उत्पादन और अच्छा पैसा कमा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें और एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो आप फसल लेते हैं, फसल जी में भी यही चीजें काम करती, यही प्रिंसिपल काम करता है। अगर आप नॉर्थ साउथ अगर रो निकाल रहे हैं, जी। पंक्तियां निकाल, या पूरब पश्चिम निकाल रहे हैं, तो उसका भी यही बीस होता है। परसेंट डॉक्टर साहब, मैंने उसमें पाया है कि जो लोग मूंग लगाते थे तो मैंने उनको दिशा ज्ञान, क्योंकि अभी इधर मास्टर ट्रेनर होने के कारण जरूरी तो नहीं है कि हर बार आपको नाबार्ड बोलेगा कि केचुए पे ट्रेनिंग देने जानी है। अभी वो फसल का लिए भी बोलते थे कि आप फसल के लिए भी जाओ, तो मैं उसमें बढ़िया R&D करके जाता था। तो वो जिन जिन किसानों को मैंने नॉर्थ साउथ, जैसे डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं, उनको वो डायरेक्शन दिशा ज्ञान का बोला, तो वो क्या है कि जो इधर से सूरज उगता है तो उसकी जो छांव होती है वो खाली चांस के अंदर पड़े, हमको चांस बोलते हैं, रोड टू रोड जो डिस्टेंस होता है उसके बीच में जो जगह होती है। तो जब सूर्योदय होता है तो पूरा इधर से वो भोजन बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, फिर वो सीधा ऊपर आएगा। तो कभी भी एक प्लांट की परछाई इस पर नहीं पड़ती। और जिन लोगों ने पूरब पश्चिम बोया, उनके साथ क्या हुआ कि स्वाभाविक उनका मतलब जैसे 2 बोरे का अंतर आया, 20% बोल सकते हैं आप इसको। किसी का जैसे 10 कुंटल होता था तो उसका 8 हुआ, और जिसने उत्तर दक्षिण करा उसका 10 से 12 हुआ, मतलब 2 कुंटल का फर्क, 20% बोल सकते हैं आप इसको। 20% का इजाफा केवल दिशा ज्ञान से हो जाता है। मैं इससे सहमत हूँ। इसमें भी सीजन की बात आती है जी कि जी, वो सीजन भी उसमें मायने रखता है साहब। इतना बड़ा वास्ट एरिया है, अभी इसमें खाली केवल एक पत्ते पे काम करें, या मान लो एक मैंने जीव जैसे बताया कि छोटा सा जीव है अर्थवर्म, पूरा जीवन खत्म हो जाए तब भी काम है उसमें। नहीं, पौधे के लिए जो है, फसल के लिए, उसमें सीजन का भी महत्व है, क्योंकि अभी इस समय सूरज जो है उत्तरी गोलार्ध में है, तो उसकी किरणें ज्यादा सीधी पड़ती हैं, ठीक है। और जो रबी की फसल है उसमें सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो जी उस हिसाब से वो दिशा भी देखना जरूरी होता है, उत्तर दक्षिण के साथ। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब आपके जो पंक्तियां हैं, जो रोज हैं, वो अगर पूरब पश्चिम निकल रहे हैं, तो सभी पौधों को एक समान वो मिलता है, लेकिन उसमें सीजन को देखना पड़ेगा। अगर वो रबी की फसल में लेंगे तो पूरब पश्चिम में किरणें तिरछी पड़ेंगी और सभी पौधों को एक समान नहीं मिलेगा। लेकिन जो खरीफ की फसल है उसमें एक समान मिलेगा। तो ये थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे चर्चा का विषय ये नहीं है, और ये विस्तार में बात करने की जरूरत है कि रबी की फसल में डायरेक्शन क्या होना चाहिए। उत्तर दक्षिण सीधा सीधा नहीं होना चाहिए, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व होना है, और खरीफ की फसल में उत्तर दक्षिण होना है।